नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड में पश्चिमी राजनीति विचारक प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन। पिछली वीडियो में हमने प्लेटो का परिचय और उसकी न्याय संबंधी कुछ विचारों का अध्ययन किया था। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत से पूर्व 3 प्रचलित जो न्यायिक सिद्धांत थे उनका खंडन किया। प्लेटो मानते हैं कि ये पूर्व प्रचलित तीनों सिद्धांत ही न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं और इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है और इसी आधार पर वह इन तीनों दृष्टिकोणों को या पूर्व प्रचलित सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। E.M. फॉस्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड तथा ब्रह्मांड का संबंध मानता है। मतलब व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती है वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। अर्थात राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। व्यक्ति की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वह व्यक्ति के अंतर्गत मानवीय आत्मा के अंतर्गत 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां मानता है। फर्स्ट नंबर है इंद्रिय तृष्णा या वासना, दूसरा है शौर्य या साहस, तीसरा है बुद्धि या ज्ञान। मतलब 3 तत्व है। ये तीनों गुण जब उचित मात्रा में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर न्याय। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, बुद्धि का उचित समन्वय सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है और यह जब संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में धर्मांधता या कामंगता का विकास हो जाता है और वह न्याय की ओर अग्रसर हो जाता है। ये 3 तत्व तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन के प्रमुख आधार हैं और इसी के आधार पर उसने राज्य को उत्पन्न करने वाले 3 तत्वों का तथा राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्गों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है, महसूस अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति या मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है और राज्य की जो वृक्ष चट्टानों से नहीं निकलते वरन वे व्यक्तियों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी तीनों गुण वासना, साहस और बुद्धि विद्यमान होते हैं। उन तीनों गुणों के रूप में 3 तत्व सहायक होते हैं, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। आर्थिक तत्व का अभिप्राय यह है कि मनुष्य कामतत्व से संबंध रखने वाली मतलब आर्थिक आवश्यकताएं पूरी जो आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं वो एकाग्र रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। ये अनेक व्यक्तियों के सहयोग से तभी पूर्ण होती है जब इन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाला किसान हो, मकान बनाने वाले कारीगर हो, कपड़े बनाने वाले जुलाह हैं, मोची हो, ये सब विभिन्न श्रेणियां हैं। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त राज्य का एक दूसरा राज्य निर्माण करने वाला एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है सैनिक तत्व। यह आत्मा के गुणों में उत्साह और शौर्य के साथ रखता है। केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरे करने वाला राज्य अपने आप में उचित नहीं होता है और मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं होता है। अतः इस आधार पर राज्य में उत्साह और शौर्य का तत्व उत्पन्न होता है। राज्य की रक्षा के लिए सूर्य रक्षकों की आवश्यकता होती है।
और विशेषीकरण के नियम के अनुसार इसे करने वाले योद्धाओं का एक विशेष वर्ग होना चाहिए। इनसे राज्य अपनी रक्षा और प्रदेश विस्तार का कार्य करता है और राज्य की रक्षा इन पर निर्भर होती है। राज्य के निर्माण का एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व आधार है दार्शनिक तत्व। इसका संबंध आत्मा के विवेक या बुद्धि से होता है। शासक का विवेक विशेष रूप से इस बात में निहित है कि बुद्धिमान हो, शासितों से प्रेम करे, उनका कल्याण करे, उनका अहित अपना अहित समझे। विवेक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इस प्रकार, और विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए। इस प्रकार राज्य निर्माण के उपयुक्त 3 तत्वों के आधार पर प्लेटो ने राज्य में 3 वर्गों की सत्ता मानी है। तृष्णा या वासना तत्व की पूर्ति करने वाला उत्पादक या कृषक वर्ग, शौर्य साहस गुणों के प्रतिनिधि जो होते हैं सैनिक या संरक्षक वर्ग, बुद्धि फर्स्ट नंबर पर उत्पादक वर्ग कृषक वर्ग मतलब, सेकंड नंबर पर शौर्य साहस के गुणों के प्रतिनिधि सैनिक वर्ग, और तीसरे नंबर पर बुद्धि या विवेक गुण का प्रतिनिधि करने वाले संरक्षक वर्ग मतलब शासक वर्ग। प्लेटो के अनुसार राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हितों की रक्षा करते शासन करता है और सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन करते उपभोग से संबंधित वस्तुओं की उत्पादन करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। अर्थात न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे की वस्तु नहीं है। राज्य के इन तीनों वर्ग दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना और अपने कर्तव्य का समुचित रूप से निर्वाह करने की मनोकामना ही न्याय है। न्याय के सिद्धांत की मांग है कि राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो, उत्पादक वर्ग आत्मसंयम युक्त हो। अगर ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास है, अन्यथा नहीं है। न्याय क्या है, इसका निवास कहाँ है? इस संदर्भ में प्लेटो ने कहा है कि ये अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। इस संदर्भ में फास्टर कहते हैं कि प्लेटो की सामाजिक न्याय के विचार को वास्तुकला की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें प्रधान शिल्पकार जिस प्रकार अधीनस्थ कारीगरों को नियंत्रण में अनुशासन में रखता है ताकि सुंदर भवन का निर्माण हो सके, उसी प्रकार समाज में न्याय सब मनुष्य से उसका कर्तव्य पूरा करते हुए उन पर इस प्रकार से नियंत्रण रखता है कि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने क्षेत्र से बाहर न जाएं, स्वधर्म का पालन करें और समाज के सभी अंगों में सामंजस्य बना रहे। सेवाइन के अनुसार न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों में परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है। मतलब प्लेटो की न्याय संबंधी परिभाषा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्त उपलब्ध हो। व्यक्ति के लिए प्राप्त क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए और व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार जो उससे काम सौंपे जाएं वह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करे। इस प्रकार न्याय के सिद्धांत की रचना उसने अपने आदर्श राज्य के रक्षक के रूप में की है और यह सिद्धांत मूलतः नैतिक है। इसके 2 पहलू हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत। जब न्याय के सामाजिक पहलू पर विचार किया जाता है तो न्याय का आशय राज्य के विभिन्न वर्गों और समूह द्वारा स्व निर्धारित मर्यादाओं का निर्वाह कर दूसरे के उचित कार्यों अधिकारों में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग के मेल से राज्य का निर्माण होता है। इन तीनों
वर्गों के लोग, मतलब इन तीनों वर्गों के लिए लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में ही रहे, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण न करें तो राज्य न्यायपूर्ण होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। इसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय के पहलू को ध्यान में रखें तो न्याय का अर्थ होता है व्यक्ति अपना कार्य अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए करे जो कि उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित हुआ है, तो व्यक्तिगत न्याय है। इस प्रकार प्लेटो न्याय के दो प्रकार व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय मानकर चलते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद हम इसमें से कुछ विशेषताएं उल्लेखित कर सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है अपितु नैतिक है, इसमें मानव के वैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया है। दूसरे नंबर पर तीनों गुणों का समावेश, सेकंड विशेषता है तीनों गुणों का समावेश। प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य या व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। व्यक्ति के 3 नैसर्गिक गुण है, इंद्रिय, तृष्णा, साहस और बुद्धि। और राज्य में भी यही 3 गुण है। उनका उत्पादक वर्ग इंद्रिय तृष्णा को, सैनिक वर्ग साहस को और शासक वर्ग विवेक गुणों को अभिव्यक्त करता है। और इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन ही न्याय है। तीसरी विशेषता है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु नहीं है, व्यक्ति के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम और आत्मत्याग है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट इसी में विशिष्टता कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत कार्यों के विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है, मतलब प्रत्येक राज्य या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति है। यह तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति या समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार जो निश्चित कार्य करें और उस कार्य में अधिक से अधिक कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके। और ऐसा होने पर जहाँ एक और व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित होगी, वहीं दूसरी ओर राज्य को अकुशलता, अयोग्यता जैसी बुराइयों से बचाया जा सकेगा। पांचवी नेक्स्ट विशेषता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, मतलब न्याय का सिद्धांत यह है कि राज्य के विभिन्न अंग अपने अपने कार्य करें, दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट विशेषता है सावयव एकता का सिद्धांत, मतलब प्लेटो के न्याय सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, मतलब नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की अपनी कोई इच्छाएं आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति आंगिक है और सुव्यवस्थित पूर्ण का अंग है, अर्थात न्याय वह सिद्धांत है जो राज्य में समरसता और एकता स्थापित करता है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। नेक्स्ट विशेषता से मानकर चलते हैं प्लेटो अति व्यक्तिवाद का विरोध। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आधार पर भी जोर देते हैं। वो मानकर चलते हैं यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्राकृतिक क्षमता और तदनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर काम करना ही व्यक्ति को चाहिए
और वह स्वाभाविक है कि अपने कार्यक्षेत्र से अधिक रुचि लेगा और अपने और समाज के लिए अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। प्लेटो न्याय की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक मानकर चलते हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए और इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति को प्लेटो ने शासक का नाम दिया है, मतलब दार्शनिक शासक हो जिसमें निस्वार्थ भावना, कर्तव्यपरायण, विवेकशील हो, तभी आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। आज के लिए